हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी आज 6th क्लास है। आज हम 6th लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिसने भी पहले के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं अटेंड किए हैं उसको ज़रूर अटेंड कर लें, सारे के सारे लेक्चर्स अकाउंट्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं हर लेक्चर के साथ, जिससे कि आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग एरर्स, और इसके क्वेश्चंस एपीएफसी और ईओएओ दोनों के ही एग्जाम में देखे गए हैं, यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एक बार उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर हम मेथड्स देखेंगे कि किन किन मेथड से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। देर आर बेसिकली 3 मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कितने तरह की एरर्स होती हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और जिनको करेक्ट करना होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, ठीक है। और उनको करेक्ट करने का तरीका, मतलब रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे। किन एरर्स का रेक्टिफिकेशन देखेंगे, क्लासीफाई करके देखेंगे कि जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, विच डू नॉट इम्पैक्ट द ट्रायल बैलेंस, उनको कैसे सही करना है, उनको रेक्टिफाई कैसे करना है। और कुछ एरर ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट या इम्पैक्ट करती हैं, तो उनको कैसे सही करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है ना, उसको कहते हैं नॉन कंपनसेटिंग एरर्स, और जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती हैं उनको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। इसके बारे में भी डिटेल में हम समझेंगे। फिर लास्ट सेक्शन में लेक्चर के हम पीवाईक्यूज लगाएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से पीवाईक्यूज देखे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो भी मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज संतोष सिंह। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स। आई वाज एन अकाउंटेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिफोर टेकिंग अप द एजुकेटर रोल, ठीक है। आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड माई JRF इन कॉमर्स विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 106 एंड विद 99.78 परसेंटाइल, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और क्यों यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो जो डेबिट हो रहा है, जो भी अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे या जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे, दोनों ही के अमाउंट, मतलब डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। ऑल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स, ठीक है। जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं अगर उनके अमाउंट को ऐड करेंगे और जितने भी अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं अगर उनके अमाउंट को ऐड करेंगे तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई एरर कर दी जनरल प्रिपरेशन में या फिर आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनरल टू द लेजर, अगर हमने कोई गलती कर दी तो हम क्या करेंगे। तो इसी को आइडेंटिफाई करने में ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जैसे कि नाम है क्या, कि ट्रायल बैलेंस मतलब जितने हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए या जितनी भी हमने एंट्रीज की हैं ट्रांजैक्शन की, जनरल एंट्रीज और लेजर बनाया है, उसको बैलेंस करके चेक करेगा कि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट और नॉट, इसीलिए इसका नाम ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली यह है इसमें कि ट्रायल बैलेंस सारे की सारी एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये उन्हीं एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो डेबिट और क्रेडिट जिसकी वजह से इक्वल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई कर पाएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट करना ही भूल गया, उसने पूरा ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दिया, सैलरी पे की गई है 70,000 की किसी एम्प्लॉय को, उसने वो ओमिट कर दी है, तो ओमिट कर दी तो ना ही डेबिट इंपैक्ट होगा ना ही क्रेडिट इंपैक्ट होगा। और अगर बाकी सारी एंट्री सही की गई हैं तो भी तो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर होंगे ना। तो गलती तो हुई बट इसको ट्रायल बैलेंस क्या कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, है ना। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में सम ऑफ द एरर्स, नॉट ऑल द एरर्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ पे यूज होता है, कब यूज होता है, इसको देख लेते हैं। पहले हमने जनरल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, जनरल बुक प्रिपेयर कर ली, अपने ट्रांजैक्शन थे उनको जनरल बुक में एंटर कर लिए। उसके बाद हमने पोस्टिंग कर ली रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लेजर अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जो भी हमारे असेट या लायबिलिटीज अकाउंट है उनको बैलेंस करते हैं, और जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट है उनको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे पोस्ट कर देते हैं या लिख देते हैं, ठीक है। अब
इसके करने के बाद, लेजर करने के बाद हमको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में इन सारी एंट्रीज को उतारना है। अभी हम सीखेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे लेजर से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। अभी एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो लेजर बनने के बाद हमने क्या किया, सारे क्रेडिट बैलेंस या फिर सारे डेबिट बैलेंस कहाँ रख दिए, ट्रायल बैलेंस पर रख दिए, और ये रहा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट का टाइटल लिखेंगे, मान लेते हैं सैलरी अकाउंट, मान लेते हैं मोहन अकाउंट, मान लेते हैं नितिन अकाउंट। उसके बाद लेजर फोलियो लिखेंगे, मतलब पेज नंबर लिखेंगे कि जिस पेज नंबर में, लेजर बुक के जिस पेज नंबर पे ये अकाउंट के बारे में डिटेल लिखी होगी वो। उसके बाद हम बैलेंस नोट कर लेंगे, सिर्फ हमको बैलेंस नोट करना है, हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सिर्फ बैलेंस नोट करना है। लेजर में क्या करते थे हम, पूरा हर एक ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखते थे, उसके बाद टोटल करते हैं ना। तो इसमें सिर्फ जो बैलेंस है, मतलब जो ज़्यादा है, अगर डेबिट वाला ज़्यादा हो रहा है किसी भी लेजर अकाउंट में तो उसमें डेबिट की एंट्री कर देंगे, अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना, तो क्रेडिट की एंट्री, तो क्रेडिट का अमाउंट डालेंगे इन अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम ये करते हैं, ये फॉर्मेट है। अकाउंट टाइटल है हमारे पास, लेजर फोलियो है, और जो डेबिट बैलेंस है जिन अकाउंट के, उनके डेबिट बैलेंस लिखते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस है जिन अकाउंट के, उनके क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। अच्छा, किन अकाउंट के डेबिट बैलेंस होंगे और किन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होंगे, एक बार डिस्कस कर लें इसको ब्रीफली। ठीक है जी, देख लेते हैं। हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो असेट्स होते हैं, है ना, और जो एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, बढ़ने पे क्या करते हैं, हम उनको डेबिट करते हैं। ये हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, जो हमने ये चैप्टर किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का यूट्यूब पे, उस पर सारी डिटेल बता रखी है, तो इसको देखना है अच्छे से। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो जितने भी असेट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब भी वो बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, है ना। तो असेट और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हमेशा डेबिट में होंगे। इसी तरह से लायबिलिटी जो होगी और जो कैपिटल होगा या फिर जो इनकम होगी, ये जब भी इंक्रीज करता है तो ये हमेशा क्रेडिट होता है ना। तो इन सब के बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट में रहेंगे, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। अभी सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं हर एक अकाउंट को। ठीक है, आगे। अच्छा, तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद, मैं इरेज कर लेता हूँ एक मिनट, है ना। तो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, आगे बताते हैं। ट्रायल बैलेंस किसी भी पीरियड के लिए बना सकते हैं हम। अब अगर अकाउंटिंग पीरियड हम ईयर मान रहे हैं तो ईयर के एंड में बना सकते हैं, वरना अगर हमें चेक करने हैं अपने अकाउंट्स मंथली बेसिस में कि सारी एंट्री मंथ और मंथ बेसिस सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम ट्रायल बैलेंस मंथ के एंड में बना सकते हैं, या फिर क्वार्टरली भी बना सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी। अब आ जाएगा ट्रायल बैलेंस का इलिस्ट्रेशन, मतलब एक जेनरिक ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट तो नहीं, फॉर्मेट कह सकते हैं इसको, जिसमें सारे अकाउंट्स लिखे गए हैं और किन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और किन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, उसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्यों कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना कि डेबिट बैलेंस। प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों, क्योंकि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का अगर अमाउंट बचा होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज और इनकम्स, लायबिलिटीज, इनकम, और साथ में हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन सब के बैलेंसेस जो रहेंगे वो क्रेडिट में रहेंगे। हमें ध्यान रखना है ये चीज़, हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से बहुत। ठीक है, एक टेबल बना के हमने डिस्कस किया था कि अगर ये तीनों आइटम्स बढ़ते हैं तो अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो अगर इनके बैलेंसेस बचे होंगे तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। इसी तरह से अगर हम असेट की बात करते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इनका बैलेंस अगर बचा होगा कुछ भी, वरना तो क्लोज हो गए होंगे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डेबिट बैलेंस में होंगे। ठीक है जी, एक एक करके देख लेते हैं। कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट बैलेंस, प्लांट और मशीनरी, डेबिट बैलेंस क्योंकि असेट है, इक्विपमेंट, डेबिट बैलेंस क्योंकि असेट है, फिक्चर फर्नीचर, सेम लॉजिक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, परचेजेस। अच्छा, यहाँ तक तो असेट थे, ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा था कि ये सब असेट्स थे, सब डेबिट हो गए। अच्छा, तो ये परचेजेस क्यों डेबिट हुए हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि असेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, तो अगर बैलेंस कुछ बचा होगा तो वो किस में बचा होगा, डेबिट में ही तो बचा होगा, तो इसलिए भी ये भी डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस बचा होगा, कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट बैलेंस। सेल्स क्या है, सेल्स इज आर इनकम, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचा रहता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा मतलब इनकम का उल्टा एक्सपेंस, तो ये क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा, है ना। परचेज रिटर्न, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, तो ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, परचेज हमेशा डेबिट रहता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न क्या रहेगा, रिवर्स,
है ना, तो वो क्या रहेगा क्रेडिट बैलेंस पे। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस किस में रहता है, डेबिट में। कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम रिसीव हुई है तो मतलब क्रेडिट में। सैलरीज डेबिट क्योंकि पेमेंट की है, एक्सपेंस है। लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी है तो किस में रहेगा, क्रेडिट में, ठीक है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनने हमको उधार दिया होता है, तो लाइबिलिटीज किस में रहेंगी, क्रेडिट में रहेंगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज एन असेट, तो असेट किस में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट, उनने हमको क्रेडिट दिया है, हमने नहीं एडवांस किया है किसी को, एडवांस हमको मिला है, तो फिर से वो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स इंपॉर्टेंट है बहुत। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट जैसा होता है, तब भी कैपिटल बढ़ता है हम क्रेडिट करते हैं ना, तो ड्रॉइंग मतलब कैपिटल को हम कम कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग क्या होगा, डेबिट होगा, तो इसीलिए ड्रॉइंग का बैलेंस होगा डेबिट। ड्रॉइंग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस बचा होगा, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग मतलब कैपिटल कम कर रहे हैं, तो कैपिटल अगर कम कर रहे हैं तो कंसर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, उसके स्टेप वाइज प्रोसेस देख लेते हैं। पहले जनरल बनाया, फिर उसकी पोस्टिंग कर दी रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। उसके बाद जो भी बैलेंस बच रहा है अकाउंट में, डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, और डिस्कस कर चुके हैं किसका कौन सा बैलेंस बचता है ना, ये डिस्कस कर चुके हैं। जो भी बैलेंस बच रहा है, तो जो बैलेंस है सिर्फ उसी को एंटर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। लेजर से उठा के ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर टोटलिंग करते हैं, देखते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट और नॉट, ठीक है जी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टू द बिजनेस, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, क्यों, क्योंकि ये असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में, है ना, शॉर्टकट जो देखा था हमने। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट तो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री जनरल एंट्री, कंपनी परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी परचेज गुड्स, गुड्स परचेज हुए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इट इज एन एक्सपेंस, कैश कम हो रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। कंपनी सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब सेल इनकम, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। एंड यू हैव सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कैश, आपको कैश मिल रहा होगा, है ना, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने जनरल बना दिया, अब इसकी पोस्टिंग करेंगे रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। ये भी हम लेजर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम तेजी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस सारे लेक्चर्स का, ठीक है। तो लेजर में क्या करना है, कैश अकाउंट दिख रहा है तो कैश अकाउंट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। जहां जहां कैश अकाउंट है देखते हैं डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। पहले में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के लेफ्ट साइड डेबिट हो गई, राइट साइड क्रेडिट हो गई, तो लेफ्ट साइड में आए, डेबिट की साइड एंट्री की और पर्टिकुलर्स में कैपिटल अकाउंट लिख दिया और अमाउंट लिख दिया, हो गया। और देखते हैं कैश का है, कैश क्रेडिट साइड में है तो कैश की क्रेडिट साइड में गए, फर्नीचर से फर्नीचर को डेबिट करके अमाउंट 10 लिख दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कैश क्रेडिट में है, फिर से क्रेडिट साइड में आए, कैश क्रेडिट में है ना, तो इधर है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आए और परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज लिखा और अमाउंट लिख दिया 30, आंसर हो गया। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आए, कैश के डेबिट साइड में आए। सेल क्रेडिट है तो पर्टिकुलर्स में सेल लिखा, अमाउंट लिखा 20 और हमारा लेजर अकाउंट बन गया जी, ठीक है जी। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट बनेगा, इसी तरह से परचेज बनेगा और इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से सेल बनने वाला है। हम लेजर में पोस्टिंग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। इतना समझ में आता है हमको। अब सर ये बताइए हमें कि इसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि हमें बैलेंस अमाउंट ही तो डालना है ना ट्रायल बैलेंस में। इस लेक्चर में तो हम ट्रायल बैलेंस सीखने वाले हैं। सर लेजर तो हमको आता था पहले से, है ना, हाँ आता था, मैं मानता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि लेजर से पोस्टिंग कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है जी। शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट को पहले हम बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे फटाफट से देखते हैं। कैश अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कैश अकाउंट है असेट अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, असेट अकाउंट है ना, जिसमें कि लेफ्ट साइड है डेबिट और राइट साइड है क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था। अभी मैंने बैलेंस करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इनको प्लस करते हैं कितना आता है 40, इनको प्लस करते हैं कितना आता है 120। इसका मतलब है डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, तो डेबिट साइड वाला ज़्यादा है। अगर दोनों को बराबर करना है तो जो बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे वो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट कौन बताएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, तभी तो ये 120 है तो यहाँ भी 120 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ 40 है, यहाँ अगर 120 है और यहाँ अगर सिर्फ 40 है तो बैलेंस कैरिड डाउन हमें किस साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये भी 120 हो जाए, जिससे कि ये भी 120 हो जाए, ठीक है जी। कैश अकाउंट तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी समझना है कि कौन कौन से अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कौन कौन से अकाउंट को बैलेंस नहीं करेंगे,
ठीक है, ध्यान से समझना है कि असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट जो होंगे सिर्फ उन्हीं को हम बैलेंस करते हैं, इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को बैलेंस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस हम उन अकाउंट्स को कर रहे हैं ना जो आगे की पीरियड्स में कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है ना उसको इसी साल में क्लोज करना पड़ता है। और कैसे क्लोज करते हैं उसको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी सिर्फ बैलेंस करेंगे किसको? असेट और लाइबिलिटीज के अकाउंट को। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया कि असेट और लाइबिलिटी को बैलेंस करना है और इनकम एक्सपेंस को ऐसे ही रख देना है, उसको डायरेक्टली उतार देंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो कैश अकाउंट असेट था तो हमने बैलेंस कर लिया। कैपिटल अकाउंट खुद एक कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट है तो लाइबिलिटी को भी हम बैलेंस करते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी होती है मालूम है ना कंपनी के लिए। ठीक है जी सर, हमको सब आता है, आगे बताइए। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में है 100 रुपीज एज अ कैश बैलेंस। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, डेबिट साइड वाला कम है, तो डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन 100 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। फर्नीचर की बारी आती है, फर्नीचर आपका डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो फर्नीचर जब डेबिट हुआ तो ये बैलेंस हमारे पास डेबिट का कितना है? 10 है, अमाउंट कितना है? 10 रुपीज़ है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड में एंटर कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और हम लिख देंगे 10 रुपीज़। ठीक है सर, ये भी बैलेंस हो गया। सेम तरीके से परचेजेस करेंगे? जी नहीं। क्यों परचेजेस क्यों नहीं करेंगे? अभी समझाया है। क्या? परचेजेस एक एक्सपेंस अकाउंट है, सेल्स क्या है? इनकम अकाउंट है। इनको बैलेंस नहीं करते, इनको एज इट इज उतार देते हैं डायरेक्टली। मतलब परचेज अकाउंट की अगर डेबिट साइड है 30 रुपीज़ है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा बाद में। इसको बैलेंस नहीं करना है, इसको डायरेक्टली क्लोज कर देंगे पीएल अकाउंट में डाल के। ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे पीएल अकाउंट में कैसे डालते हैं, फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना 30 से, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जिसको अकाउंट आती है उसको समझ में आ रहा होगा, है ना? और जिसको नहीं आ रहा है इस समझ में जो मैंने बोला अभी, तो आगे आ जाएगा, आगे के लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा कि ऐसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट है, डेबिट इसको बैलेंस हमको नहीं करना है, ऐसे ही रखे रहना है, सीधे ट्रायल बैलेंस में उतार देंगे। अभी सीखेंगे ट्रायल बैलेंस में कैसे उतारना है। सेल को भी बैलेंस नहीं करना है क्योंकि ये इनकम अकाउंट है, तो अगर इसका क्रेडिट में कुछ दिख रहा है बैलेंस तो ऐसे ही रहने देना, इसको इक्वल नहीं करना है, इसको बैलेंस नहीं करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास अब सारे के सारे लेजर आ गए। अब हमें इसे ट्रांसफर करना है कहाँ पे? इसको कॉपी करना है कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में, ताकि हम टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट चेक कर सके बराबर है कि नहीं। ठीक है सर, काम किया, बताइए फटाफट बताइए कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं बैलेंस मेथड। ठीक है, हमने अकाउंट टाइटल लिख दिया यहाँ पे, जितने भी अकाउंट्स हैं जिनको हमें नोट करना है और टोटल डेबिट क्रेडिट चेक करना है। डेबिट बैलेंस लिख दिया और क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। ठीक है, पहला अकाउंट है कैश। कैश में कौन बताएगा मुझे कि डेबिट बैलेंस बचा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है? डेबिट ज़्यादा था कि क्रेडिट ज़्यादा था? डेबिट ज़्यादा था ना, तो बैलेंस किस में बचेगा? डेबिट में बचेगा। ये बैलेंस करने के लिए कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में लिखा है ना, इसका क्या, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि डेबिट साइड वाला ज़्यादा था और क्रेडिट वाला कम था। तो क्रेडिट वाला कम था ना, तो डेबिट वाला ज़्यादा होगा, तो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, जो ज़्यादा है वही तो बैलेंस में आया। ठीक है, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। और दूसरा तरीका भी समझा चुका हूँ मैं, क्योंकि असेट है तो डेबिट ही बैलेंस रहेगा इसमें। ठीक है, तो 80 रुपीज़ अगर क्रेडिट साइड में लिखा है किसी असेट अकाउंट के, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा था, तो डेबिट में लिख दिया 80। कैपिटल की बारी आती है। कैपिटल कहाँ लिखा हुआ है? कैरिड डाउन किस जगह लिखा हुआ है? डेबिट साइड में, मतलब कौन सा ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो कैपिटल का क्रेडिट लिख दिया हमने 100 रुपीज़ से। फर्नीचर का क्रेडिट कहाँ लिखा हुआ है? कैरिट डाउन कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड है, मतलब ज़्यादा कौन होगा? डेबिट साइड वाला, तो डेबिट में एंट्री कर दें। कितना ज़्यादा है? 10 रुपीज़। यही दिखा रहा है कितना ज़्यादा अमाउंट है, जो कैरिट डाउन लिखा है ना, यही दिखा रहा है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस, तो उसी को नोट करते हैं। बैलेंस का मतलब वही है ना कि कितना ज़्यादा है डेबिट में या क्रेडिट में। परचेजेस डेबिट बैलेंस बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा? 30। इसमें तो कैरिट डाउन है ही नहीं क्योंकि परचेजेस अकाउंट है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि डेबिट में टोटल कितना है 30। अगर और भी बैलेंस होते, मान लो 30 भी 10 भी होता तो टोटल 40 कर देते, डायरेक्टली देते 40, लेकिन इस केस में 30 है तो हमने डायरेक्ट 30 लिख दिया। ठीक है, डेबिट बैलेंस। सेल में क्रेडिट में कितना है? इसमें क्रेडिट डाउन नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्ट देखेंगे किस साइड एंट्री है, क्योंकि ये इनकम अकाउंट है। तो क्रेडिट में कितना है? 20 रुपीज़, तो हमने डाल दिया 20। डेबिट वाले बैलेंस को ऐड किया 120 आया, क्रेडिट वाले बैलेंस को ऐड किया 120 आया, दोनों निकले इक्वल, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई एरर नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि एरर हो और ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट ना कर पा रहा हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मान लेते हैं कि अकाउंटेंट ने कोई एंट्री ही ओमिट कर दी है, कोई ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दिया है एंटर करना, तो भी डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि एंट्री ना कि कुछ गलती नहीं हुई है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, बट गलत हो भी सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है। तो गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती हुई है, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मेथड को बोलते हैं बैलेंसेस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमने अकाउंट से, लेजर अकाउंट से सिर्फ बैलेंसेस को उठा के कहाँ डाला है, ट्रायल बैलेंस में डाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बैलेंसेस मेथड। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असेट हमेशा डेबिट बैलेंस में होते हैं, हमने देखा ना ऑलरेडी, मैंने बता दिया शॉर्टकट आपको कि असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, वही चीज लिखी हुई है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे बहुत तेज है, सब पहले सीख गए हैं सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आती है कि कुछ एंट्रीज हैं स्पेशल, इनको देख लेते हैं एक बार, है ना। कुछ स्पेशल केसेस हैं, इनको करने में मजा आएगा क्योंकि ये नॉर्मल एंट्रीज नहीं है, ठीक है। ओनर विड्रॉस 500 फॉर पर्सनल यूज, कौन बताएगा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ओनर ने विड्रॉ किया ना, कैश विड्रॉ किया ना, तो उसमें ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश विड्रॉ कर लिया। अब हमें ड्रॉइंग का लेजर बनाना है, ड्रॉइंग के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे और जो क्रेडिट अकाउंट होता है कैश वो लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे, बिल्कुल सही। इतना तो हमको आता है, लेजर तो बनाना सीख गए। अब आगे बताइए, ठीक है जी, आगे देखते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर सेल्स रिटर्न अगर इनडायरेक्टली हमें एक्सपेंस की तरह लग रहा है तो डेबिट होना चाहिए, है ना। तो ये डेबिट हो गया हमारा, क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश हो गया हमारा इस केस में क्रेडिट, तो कैश हमने लिख दिया नीचे, क्योंकि हमने अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, मतलब हमने जो सामान बेचा था, हमको सामान वापस हुआ है, हमने तुरंत कैश दे दिए हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं इस एंट्री में, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अगला देखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज क्या होता है सर, परचेज होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न का क्या मतलब हुआ, हमने जो खरीदा था वापस कर दिया, मतलब हमारे एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे डायरेक्टली, जनरल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और हमें कैश मिल जाएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बताइए, एंट्री कर दूं, समझ में नहीं आ रहा तो, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब आ रहा होगा ना, तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में एंट्री कर दी और कैश अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये हम पढ़ चुके हैं कैसे, क्यों हम सेल्स रिटर्न को डेबिट हमेशा कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, बता दिया है। परचेज एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या करेगा, हमारे एक्सपेंस को कम करेगा, और जब भी एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट करते हैं, हम सीख चुके हैं, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट ही बोल सकते हैं, और अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का रिवर्स हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, और सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है, जो सेल थी वो कम हो रही है, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। इस तरह परचेज को भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस, परचेज रिटर्न को बोल सकते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं, किस मेथड से, ये हमने बनाया ना, ये सीखा ना हमने, किस मेथड से, बैलेंसेस मेथड से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, हम सीख चुके हैं, ठीक है। और किस तरह से ट्रायल बैलेंस हेल्प कर रहा है हमें ये आइडेंटिफाई करने में कि अकाउंट्स में एरर क्या है, क्या हो सकती है एरर, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। अगर डेबिट और क्रेडिट नहीं मैच कर रहे हैं इसका मतलब एरर है, अगर मैच कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि एरर नहीं है, हो सकता है एरर नहीं है और हो सकता है एरर हो भी, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली एरर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने बैलेंस मेथड पढ़ा, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि 3 मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के, टोटल मेथड, टोटल कम बैलेंसेस मेथड और बैलेंसेस मेथड। बैलेंसेस मेथड हम देख चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टोटल मेथड में, ठीक है। जब हम टोटल मेथड का यूज करते हैं तो अभी तक हम क्या ले रहे थे, अभी तक हम अपने लेजर अकाउंट से सिर्फ अकाउंट के बैलेंसेस को ही ट्रांसफर कर रहे थे ना। अगर डेबिट बैलेंस भी है, अगर डेबिट कुछ अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है, दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहे थे और कैरी डाउन लिख के जो बैलेंस बच रहा था उसको ट्रांसफर कर दे रहे थे, है ना, यही तो कर रहे थे, माइनस करके जो बैलेंस बच रहा था वो। टोटल मेथड में ऐसा नहीं करते हैं, हर अकाउंट का टोटल डेबिट भी लिखेंगे और हर अकाउंट का टोटल क्रेडिट भी लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं कैसे। कैश अकाउंट है, पहले केस में क्या कर रहे थे, बैलेंसेस मेथड में इसको ऐड कर रहे थे, सर 40 आ रहा था, इसको ऐड कर रहे थे 120 आ रहा था, डेबिट वाला 80 ज़्यादा था तो हमने डेबिट साइड पे 80 लिख देते थे, है ना, यही तो करते थे। लेकिन टोटल्स मेथड में क्या करेंगे, टोटल मेथड में हम ये करेंगे कि जो टोटल ऑफ डेबिट है 120 उसको पूरा पूरा उतार देंगे, माइनस नहीं करना है हमें। टोटल मेथड में टोटल ऑफ जो क्रेडिट है,
अरे सर वो भी लिख देंगे, हाँ वो भी लिख देंगे, तो 40 भी हमने लिख देंगे। टोटल मेथड में क्या करेंगे, हर अकाउंट का टोटल डेबिट, अगर डेबिट है तो टोटल क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। हाँ आसान है बहुत। कैपिटल, कैपिटल में डेबिट तो है नहीं कुछ, तो डेबिट जीरो रहेगा, क्रेडिट 100 है तो क्रेडिट लिख देंगे। इसी तरह से फर्नीचर लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, सेल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, टोटल डेबिट को ऐड करेंगे, टोटल क्रेडिट को ऐड करेंगे, 160 बराबर आ रहा है। दो अमाउंट अलग है, जो बैलेंसेस मेथड का था उसमें बैलेंसेस मेथड में टोटल डेबिट कितना आ रहा था 120 और टोटल क्रेडिट कितना आ रहा था 120, लेकिन बराबर तो थे ना, इस केस में बराबर आएगा। ऑब्वियसली बात है, सेम एग्जांपल है तो टोटल मेथड यूज करें चाहे बैलेंसेस मेथड यूज करें, रिजल्ट तो सेम आएगा ना, मतलब इंटरप्रिटेशन तो सेम आएगी ना कि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, है ना। तो 160 इज इक्वल टू 160 आ रहा है। इसका मतलब है गलती हो भी सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो श्योर था कि कुछ ना कुछ गलती की हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसेस मेथड समझ में आ गया, खाली बैलेंस उतारते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जो जो अकाउंट होते हैं। टोटल मेथड में पूरा डेबिट भी उतार देते हैं, पूरा क्रेडिट भी उतार देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टोटल कम बैलेंसेस मेथड, है ना। पहले पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ कि टोटल कम बैलेंस मेथड क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इस मेथड में क्या है कि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, बैलेंस मेथड का और टोटल मेथड, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अरे सर ऐसे कैसे, एक ही मेथड में दो कैसे मेथड ले लेंगे, ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसका नाम है टोटल कम बैलेंसेस मेथड। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं, अकाउंट टाइटल जैसे लिखते थे वैसे ही लिख रहे हैं हमको। ठीक है, उसके बाद याद है पिछले केस में क्या कर रहे थे, टोटल वाले में टोटल डेबिट लिख रहे थे ना, वो लिखेंगे टोटल डेबिट, फिर टोटल क्रेडिट लिख रहे थे ना, लिखेंगे, बस इतना लिख रहे थे ना, तो इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में डेबिट का बैलेंस भी लिखेंगे, जो हम फर्स्ट केस में कर चुके हैं, मतलब बैलेंसेस वाले मेथड में, मतलब डेबिट बैलेंस भी लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस भी लिखेंगे। ठीक है सर, तो दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन हो गया और क्राइटेरिया वही है, मतलब अमाउंट एंटर सेम तरीके से करने हैं। टोटल वाले में टोटल और डेबिट लिख देना है, टोटल और क्रेडिट लिख देना है। लेकिन अगर बैलेंसेज है तो अगर सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, बैलेंस तो एक ही होगा ना, टोटल थोड़ी लिख रहे हैं। तो कैश में बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट वाले का बैलेंस लिख दिया 80। तो प्रोसेस वही है, इन दोनों, ये जो दोनों हैं, जो ये दोनों हैं या एज ए बैलेंस मेथड काम कर रहे हैं, ये टोटल मेथड काम कर रहे हैं, तो हमने टोटल लिख दिए इन दोनों में, इसमें बैलेंसेज लिख दिए और टोटल करके बराबर कर दिया। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कौन सा, बैलेंसेज मेथड, लेकिन बाकी दोनों मेथड भी एप्लीकेबल होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बैलेंसेज मेथड से कैसे एक्चुअल में बनते हैं। ठीक है, हमारे पास रावत कैपिटल अकाउंट है, रोहन कैपिटल अकाउंट है, मशीनरी कैपिटल अकाउंट है। तो पहली बात तो रावत कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में बैलेंस होके जाएगा, मतलब बैलेंस कैरी डाउन हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल मतलब लायबिलिटी और असेट और कैपिटल बैलेंसेस करते हैं हम। ठीक है, इनको कैरी डाउन करके बैलेंस किया जाता है, दोनों साइड को इक्वल किया जाता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। रोहन अकाउंट भी होगा, ठीक है, मशीनरी अकाउंट भी होगा। रोहन डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, जैसे इस केस में कैरी डाउन डेबिट साइड में लिखा है तो रोहन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा, मतलब रोहन क्या है, क्रेडिटर है। अगर रोहन का डेबिट साइड ज़्यादा होता तो रोहन क्या होता, डेटर होता हमारा। अब क्या है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ उसको वो ध्यान समझना है। जब बहुत अच्छी हो जाएगी ना अकाउंट्स तो बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगी अकाउंट जो भी बोला जा रहा है। अभी क्या है, कनेक्शन डॉट्स को कनेक्ट करने में टाइम लग रहा होगा, पर धीरे धीरे तेजी आती जाएगी जितने लेक्चर अटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो रावत कैपिटल अकाउंट है, इसको हमें बैलेंसेस मेथड से कहाँ डालना है, ट्रायल बैलेंस में डालना है। ठीक है, तो क्रेडिट वाले को प्लस किया हमने, पहले से जो उतर के आया बैलेंस हमारा 40,000 था, कैश हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड किया 20,000। बैलेंस कैरी डाउन किस साइड लिखा है, डेबिट में लिखा है, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो रावत कैपिटल का क्रेडिट साइड हमने बैलेंस में लिख दिया 60,000। रोहन अकाउंट करते हैं, रोहन का कौन ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि कैरी डाउन कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में। तो इसका मतलब है बैलेंस करने के लिए अगर हमने कुछ ऐड किया एक्स्ट्रा तो इसका मतलब है क्रेडिट वाला ज़्यादा था, तो रोहन का भी क्रेडिट में कितना अमाउंट लिख देंगे, 20,000। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट में कौन ज़्यादा है, कैरेट डाउन लिखा है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, वैसे भी असेट डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा ना। कितना ज़्यादा है, 17,000, तो लिख दिया हमने मशीनरी 17,000 डेबिट में। अरे सर ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान है ही ये, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। कैरेट डाउन देखना है जहाँ है, अगर डेबिट में है तो मतलब क्रेडिट वाला जाता था तो क्रेडिट साइड में एंट्री कर देनी है ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, इसी तरह सारे करने हैं, राहुल, सेल, कैश, ये सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है। ठीक है, आगे करते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाले जो थे इनकी भी एंट्री कर दी। अब हम टोटल करके देखते हैं, 1,50,000 आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है, इसका मतलब है कि गलती, हम श्योर नहीं है कि गलती है, गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती है अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं तो। ठीक है जी, ये कंक्लूजन निकल गया इसका। अब
ये ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों हम बना रहे हैं, थोड़ा तो हम सीख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऊपर ऊपर से एग्जैक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहा है लेजर अकाउंट्स की। सर इसका क्या मतलब है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? ऐसा है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेजर अकाउंट है या कोई भी ट्रांजैक्शन है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जितना अमाउंट डेबिट हो रहा होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, है ना, जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो जो टोटल ओवरऑल डेबिट है और जो टोटल ओवरऑल क्रेडिट है वो तो हमेशा बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब अरिथमेटिकल कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, पहले जनरल में अमाउंट लिखने में गलती हो गई या फिर ऐड करने में गलती हो गई, तो यही अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाएगा लेजर अकाउंट की। लेजर अकाउंट में जो हम बैलेंसेस नहीं कर रहे थे और सबको ऐड कर रहे थे ना, तब लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो उसमें कुछ गलती कर सकते हैं हम लोग। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो मतलब वो गलती हो सकती है। ये हेल्प करता है एरर्स को लोकेट करने में भी, स्पेसिफिकली हर केस में नहीं बट कभी कभी हेल्प कर देता है, ठीक है, कि किस जगह पे एरर हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करने में तो हेल्प करता ही करता है। क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं ना, इसके बाद हम पीएल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस से सीधे एंट्री उठा के पीएल में डाल देते हैं, लेजर यूज़ नहीं करते, फिर हम सीधे ट्रायल बैलेंस यूज़ करते हैं, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रायल बैलेंस का, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे लेक्चर्स में, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स के बैलेंस को ही उठा के सीधे ट्रांसफर कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं। कुछ बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बैलेंस शीट में, जो असेट और लायबिलिटी के अकाउंट होते हैं, और जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये तीन इसके मोटे मोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस हमेशा एरर कैच करेगा? इसका जवाब तो हम पहले ही सीख चुके हैं, नहीं। अगर किसी अकाउंटेंट ने ओमिट कर दी एंट्री, किसी अकाउंटेंट ने ओमिट कर दी एंट्री, तो कहाँ से पकड़ेगा, ठीक है। और भी केसेस हैं जिसमें नहीं पकड़ सकता है। मान लेते हैं राम ने कंट्रीब्यूट किया 100 रुपीज़ बिजनेस में एज अ कैश, तो इस केस में क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हाँ सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश ला रहा है, और राम ने किया है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, ये एंट्री होनी चाहिए। पर अकाउंटेंट थोड़ा सा नौसिखिया था मान लेते हैं, तो उसने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, है ना। क्या कर दिया उसने? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया कैश की जगह, जबकि शेयर होल्डर ने कैश लाया है, एंटर किया है। अब इसने बैंक डेबिट कर दिया, लेकिन जो डेबिट का अमाउंट है वो सही है 100 और क्रेडिट भी 100 है, तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, वो तो हो रहा है ना। तो क्या ट्रायल बैलेंस एरर कैच कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत अकाउंट डेबिट हो गया है। एक और केस हो सकता है जिसमें वो कैच एरर नहीं कर पाएगा। कैसे? मान लेते हैं उसने एंट्री सही की, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दी, बट 100 की जगह 150 लिख दिया और यहाँ भी 150 लिख दिया, तब भी पकड़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, तब भी गलती नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। गलती कब पकड़ पाएगा? मान लो इसको 100 कर देता है और इसको 150 कर देता है, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे, तब गलती पकड़ लेगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डज इट ऑलवेज कैचेज एरर? नो, इट डजेंट ऑलवेज कैचेज एरर, समटाइम्स इट कैचेज एरर एंड समटाइम्स इट डजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर कहाँ कहाँ पे हो सकती है एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, जब हम जनरल बना रहे होते हैं तभी गलती कर सकता है कोई अकाउंटेंट, ठीक है। कोई भी अकाउंटेंट है वो गलती कर सकता है जब वो जनरल एंट्री कर रहा है, तभी जब वो जनरल बुक में एंट्रीज कर रहा है, या फिर अगर स्पेशल जनरल बुक में एंट्री कर रहा है। स्पेशल जनरल बुक क्या होता है? पढ़ा चुके हैं, याद है? सब्सिडरी बुक्स जनरल का ही पार्ट होता है, सब जनरल्स होते हैं सब्सिडरी बुक्स, जब उसमें एंट्री हो रही है तब भी गलती हो सकती है, ठीक है। और टोटलिंग ऑफ स्पेशल, ये भी हो सकता है जब हम स्पेशल बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उसको टोटल भी तो करते हैं ना, तो उसमें भी गलती हो सकती है। वाइल पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू द लेजर एरर्स कैन हैपन, मतलब कि अगर जनरल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तब भी तो गलती हो सकती है ना, कि गलत अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया। टोटल कर रहे हैं लेजर में, टोटल ऑफ डेबिट कर रहे हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट कर रहे हैं, दोनों साइड को टोटल करना पड़ता है ना, तभी तो बैलेंसिंग करते हैं एसेट लायबिलिटी अकाउंट्स की, उसमें भी गलती हो सकती है। एक और केस हो सकता है कि अगर हम पोस्ट कर रहे हैं लेजर से ट्रायल बैलेंस में, तब भी पोस्टिंग करते समय गलती हो सकती है ना, तो और टोटलिंग करते टाइम पे भी गलती हो सकती है ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। तो कहीं भी अगर गलती हो रही है जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर सकता है, तो ट्रायल बैलेंस हमें बता देगा कि हाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएगा, वो हमें ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अकाउंटेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर गलती कुछ पता चलता है मैच नहीं कर रहा, तो बड़ी मेहनत लगती है ढूंढने में कि कौन से अकाउंट में गलती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या क्या कर लिया? मीनिंग और फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं ट्रायल बैलेंस का, मैथड्स भी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन के ट्रायल बैलेंस का। क्या
मेथड होते हैं अलग अलग, 3 मेथड। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गलतियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सेबी के एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, ठीक है, सेबी का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होता है ना, उसमें आ चुका है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर में, और आता है जनरली, इसमें भी आया है, ईपीएफओ में भी आया है क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे आगे। तो 3 टाइप के एरर होते हैं, तो हम अभी ये पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद आगे का देखेंगे। बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अब तो ज़्यादा बचा नहीं है, 3 ही टॉपिक बचे हुए हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, ठीक है। तो ध्यान समझना है, क्योंकि यहीं से पीवाईक्यूज वगैरह बने हैं एरर्स वगैरह में, और ट्रायल बैलेंस से भी बन रखे हैं कुछ, तो आप कर ले जाओगे एमसीक्यू, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड सारे एमसीक्यू कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं एरर्स के बारे में, ठीक है। 3 तरह की एरर होती हैं, जल्दी से समझते हैं कि तीनों एरर में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन सी एरर है। पहली एरर है एरर ऑफ कमीशन। अच्छा जी, एरर ऑफ कमीशन, सी फॉर कमीशन, सी फॉर क्लरिकल एरर, ऐसे याद रखना है। जो भी अकाउंटेंट क्लरिकल एरर कर देता है ना, जो भी अकाउंट क्या कर देता है, क्लरिकल एरर। क्लरिकल का मतलब मिस टाइप कर दिया उसने, गलती हो गई उससे, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, उसके कॉन्सेप्ट सही हैं लेकिन टाइप करने में गलती कर दी, अमाउंट गलत कर दिया उसने, कोई 100 की जगह 1000 लिख दिया। तो ये सब जो क्लरिकल एरर होती है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह, जो भी क्लरिकल एरर्स हैं, वो सारी एरर ऑफ कमीशन में आती हैं, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, है ना, और इसमें क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल के क्वेश्चन तो बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओमिशन क्या होता है, अगर ओवरऑल वो ट्रांजैक्शन को एंटर करना ही भूल गया है, कोई इकोनॉमिक इवेंट हो, मान लो कि एक ही घंटे में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बहुत सारा सामान खरीद रही है कंपनी, साथ में सामान बेच भी रही है, साथ में फ्रेट के चार्जेस भी पे कर दिए, तो अकाउंटेंट ने देखा अरे इतने सारे पेमेंट हो रहे हैं, फटाफट उसने एंटर किया, लेकिन एक आध वाउचर उससे मिस हो गए। उसने वाउचर देख के एंट्री करना चालू की टैली सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, है ना, अकाउंट्स के या बुक्स में मान लेते हैं, अभी बुक्स में एंटर करना चालू किया, तो इतने सारी एंट्रीज, इतने सारे वाउचर्स थे कि एक आध वाउचर उससे मिस हो गए, तो उसने ओमिट कर दिया ट्रांजेक्शन। तो अगर ओमिट हो जा रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन, या पार्शियली या कंप्लीटली, मतलब एक अकाउंट को डेबिट कर दिया, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तब भी वो ओमिशन में आ जाएगा, पूरा ट्रांजेक्शन ही ओमिट कर दिया, तब भी वो ओमिशन में आ जाएगा, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि अकाउंटेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स लगते हैं ना, अकाउंट प्रिपेयर करते समय अकाउंट्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, वो अगर क्लियर नहीं है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल करेगा, ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन को, उनको ध्यान देना है कि प्रिंसिपल्स एकदम अच्छे होने चाहिए, प्रिंसिपल्स मतलब पता होने चाहिए। अब ईपीएफओ अकाउंट्स ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए ना कि जो भी अकाउंटेंट अंदर काम करेगा वो कुछ बताएगा तो अपने को तो पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, चेक करना पड़ेगा ना कि क्लर्क सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। या फिर वो कुछ बताता भी है कि अरे सर इसमें तो टाइम लगेगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है वो अकाउंट्स होती क्या है, कैसे होती है, किस में कितना टाइम लगता है, तो आप मिसजज कर लोगे कि ये तो लापरवाही कर रहा है काम करने में, है ना। तो कोई अकाउंट्स ऑफिसर को छोटी पोस्ट नहीं है, या फिर एपीएफसी भी, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंट्स आ रहा है एग्जाम में, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके अंडर कोई काम कर रहा है तो उसको भी समझ में आए ना, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए ना कि उसका क्या काम है और उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, जब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को ही कोई वायलेट कर देता है अकाउंटेंट या क्लर्क, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल मिस्टेक करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में पढ़ते हैं एक करके। एरर ऑफ कमीशन तो मैंने बता दिया है तो देखते हैं कि एग्जाम्पल से क्या क्या हो सकता है। वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन जनरल क्लरिकल एरर हो सकती है, कैसे। 25,000 था, राजहंस ट्रेडर पेड ₹25,000 टू प्रीतपाल ट्रेडर्स, ठीक है। इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, सही एंट्री ये होनी चाहिए इसकी, क्योंकि प्रीतपाल था ट्रेडर, इसको हमने पे कर दिए रुपए, पहले ये हमारा क्रेडिटर था क्योंकि इसने हमको सामान बेचा होगा, अब हम इसको पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो प्रीतपाल को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश असेट है, असेट कम हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने ये सही किया है, लेकिन गलती कहाँ हो गई, जब हमने पोस्ट किया ना, जब हमने पोस्ट किया, बताया ना मैंने कि रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल में भी गलती कर सकते हैं, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में भी गलती कर सकते हैं। तो ये पोस्टिंग का एग्जांपल है, जब हम पोस्ट कर रहे हैं लेजर में, बैलेंस करने में भी गलती कर सकते हैं, कैलकुलेशन में, ट्रायल बैलेंस में भी गलती कर सकते हैं, और टोटल करते समय भी गलती कर सकते हैं, और भी गलती हो सकती है। ये सारी जो गलतियाँ हैं ना क्लरिकल, जो क्लरिकल मिस्टेक है, मतलब जो जल्दीबाजी में जो करते हो, एग्जाम में गलती करते हो आप लोग ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट हिले हुए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दीबाजी में कुछ गलतियाँ नहीं जाती हैं, सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं हम, ऐड करने में गलती, मल्टीप्लिकेशन करने में आता है कैसे करना है, पर ये जो गलतियाँ होती हैं ना, सिली मिस्टेक्स को बोलते हैं जनरली, जो एजुकेटर्स होते हैं वो सिली मिस्टेक्स का नाम देते हैं इनको। तो ये सब क्लरिकल, जो ये सब अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में क्लरिकल एरर्स हैं, ठीक है। इसने क्या किया, पोस्ट करते समय क्या कर दिया, 2500 ले लिया, प्रीतपाल अकाउंट को डेबिट करना था 25,000 से, क्या कर दिया इसने
2500 कर दिया, गलत कर दिया, प्रीतपाल ट्रेडर्स अकाउंट का अकाउंट डेबिट गलत कर दिया, ठीक है। अब कैश अकाउंट क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर डेबिट जरूर गलत कर दिया है, इसके अकाउंट में जरूर गलती कर दी, कैश में क्या क्या ये नहीं पता, क्या पता कैश सही हो, तो रॉन्ग डेबिट हो गया है। तो क्या होगा, अब अब अगर हम डेबिट और क्रेडिट ऐड करेंगे, मतलब इसने कैश का जो लेजर बनाया होगा ना, कैश का लेजर वो सही होगा, कैश का लेजर सही बनाया होगा, 25,000 लिखा होगा, तो कैश को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया होगा 25,000 से, बट प्रीतपाल ट्रेडर्स को डेबिट कर दिया 2500 से, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। टोटल डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए ना, जब हम मैचिंग करेंगे तो बराबर नहीं निकलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लरिकल एरर्स होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रायल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देता है, मतलब ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होती है जिसमें बैलेंस तब भी हो जाएगा एरर होने के बाद भी। कैसे, मान लेते हैं कि 25,000 था, इसने मान लेते हैं कि 20,000 लिख दिया, प्रीतपाल ट्रेडर्स को डेबिट कर दिया 20,000 से, मतलब इसने 5,000 रुपये कम डेबिट कर रखा है। टोटल डेबिट में 5,000 रुपये की कमी आ जाएगी, है ना, ट्रायल बैलेंस जब मैच करेंगे, जब टोटलिंग करेंगे। बट एक और ट्रांजेक्शन था, उसमें इसने क्या कर दिया, उस बुक में क्या कर दिया, उस जनरल बुक में या लेजर बुक में क्या कर दिया, उसने 5,000 डेबिट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया किसी और में, किसी और ट्रांजेक्शन में, एक और गलती कर दी। और उस गलती में क्या हो गया कि 5,000 डेबिट बढ़ गया, तो एक जगह 5,000 डेबिट कम हुआ, एक जगह 5,000 डेबिट बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट क्या आ गया, 0, तो बैलेंस कर जाएगा। तो पता ही नहीं चल पाएगा गलती हुई है, क्योंकि एक की जगह दो गलतियाँ हो गई ना, इसलिए पता नहीं चल पाएगा। तो क्लरिकल एरर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इम्बैलेंस कर देती हैं, पर कभी कभी हो सकता है कि इसके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, ठीक है। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है ना, जब अकाउंटेंट क्या करता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्या हुआ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है ना क्या होता है, पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ मैं, पहले, हाँ पहले या दूसरे में, तो ये सारे लेक्चर करने हैं तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर ले, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर ले, कहने का मतलब है कि जो एक्सपेंस पीएल में जाने हैं उसको अगर बैलेंस शीट में डाल दे, जो बैलेंस शीट में जाने हैं उसको अगर पीएल में डाल दे, तो क्या हो जाएगा, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है। चलो पीएल और बैलेंस शीट रहने देते हैं, अभी इतना ही समझते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर ले रहा है, फिर एंट्री कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। एक मशीनरी खरीदी उसने, मतलब अकाउंटेंट ने है, ऑर्गेनाइजेशन ने मशीनरी खरीदी, ठीक है। उसका मान लेते हैं अकाउंटेंट, कोई फेमस अकाउंटेंट है, नाम याद नहीं आ रहा है, एक द अकाउंटेंट मूवी थी ना, उसी का अकाउंटेंट है मान लेते हैं, ठीक है। वो बहुत तेज है, बट यहाँ पर उससे गलती हो गई। उसने क्या किया, मशीनरी खरीदी उसने 10,000 रुपये की, मशीनरी 10,000 रुपये खरीदी। अब उसको करना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, कैश अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, है ना। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, असेट खरीदा है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था और कैश अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था। इसने गलती कर दी कि मशीनरी परचेज हुई है, तो उसको लगा कि परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसने बना दिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। मशीनरी थोड़ी रोज खरीद रहे हैं या हर साल खरीद रहे हैं, है ना, मशीनरी तो नॉन रिकरिंग इवेंट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दी उसने, बहुत बड़ा अकाउंटेंट था लेकिन गलती कर दी, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है, अकाउंटेंट से बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मशीनरी था असेट, तो था असेट खरीदने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसने एक्सपेंस अकाउंट बना दिया, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, ठीक है जी। लेकिन ऐसी मिस्टेक्स में क्या होता है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है ना, ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने मशीनरी डेबिट करने की जगह परचेज अकाउंट तो डेबिट कर दिया, बट अमाउंट सही लिखा है, मतलब टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट इन दिस केस ऑल्सो, इवन ही हैज डन अ मिस्टेक बाय डेबिटिंग परचेज अकाउंट, देन ऑल्सो टोटल डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, तब भी इक्वल हो रहे हैं ना, क्योंकि 10,000 डेबिट था, 10,000 क्रेडिट था, तो टोटल डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। तो ये इम्बैलेंस नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को, तो पहचान नहीं पाएंगे कि गलती हुई है। पहचान सकते हैं, वो अलग प्रोसेस होते हैं, वाउचर वगैरह देके ऑडिटर पहचान जाते हैं। अगर ऑडिटर के सामने वाउचर आया कि अरे मशीनरी खरीदी गई है, डेट लिखी होगी, ठीक है, चेक करेगा जनरल एंट्री क्या हुई है सॉफ्टवेयर में, तो देखिएगा ना कि मशीनरी अकाउंट डेबिट की जगह उसने परचेज अकाउंट डेबिट करता, तो गलती पता चली जाती है। पर हर एक वाउचर को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अकाउंटेंट मैनिपुलेट भी कर सकते हैं किसको, अकाउंट्स को। इसलिए तो ऑडिटिंग होती है, इसलिए तो ऑडिट ऑफिसर बनते हैं एसएससी में, ताकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही अकाउंट्स बुक की ऑडिट कर सकें, ठीक है, ताकि कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है कि ज़्यादा फायदा हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, है ना, या असेट ज़्यादा दिखा दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था लेकिन दिखा दिया कि हमने असेट खरीदा था जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, होगा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मशीनरी सेल की हमने, अब मशीनरी सेल हुई है, अब मशीनरी सेल हुई है तो मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए ना,
कौन सा रिसीट है ये? कैपिटल रिसीट है ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल अकाउंट तो रिवेन्यू रिसीट हो गया, तो सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, इसमें भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लें, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे हुई है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट में आएगा कि असेट में आएगा? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि एक रूल ये कहता है कि असेट को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने तक, प्रेजेंट मतलब यूजेबल कंडीशन और यूजेबल लोकेशन में लाने तक जो भी खर्चे हुए हैं सबके सब मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे हम, सबके सब उस असेट अकाउंट में ही डेबिट करेंगे, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे। तो यहाँ पे जो वेजेस पे हो रही है वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए हो रही है ना, तो वो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होंगी। ये वेजेस अकाउंट का एक्सपेंस नहीं है, ये किसका है? मशीनरी अकाउंट का वो है, एक्सपेंस है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था इस अमाउंट से, पर उसने क्या कर दिया है, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है जब वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेता है, या फिर कैपिटल रिसीट को रिवेन्यू रिसीट ले लेगा, या फिर रिवेन्यू रिसीट को कैपिटल रिसीट ले लेगा। ये सब जो गलतियां होती हैं ना, जो मेन कॉन्सेप्ट की गलतियां होती हैं, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत पढ़ा दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा कर लिया हमने। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या है? ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है जी, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है? जब पूरी पूरी एंट्री ही स्किप कर दी है अकाउंटेंट ने, उसको जनरल में एंटर करना भूल गया है अकाउंटेंट, ठीक है, या फिर मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट है चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट है, वो भूल गया एंटर करना, या फिर क्या पता जानबूझ के कर दिया ओमिट ताकि अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सके, लेकिन वो अकाउंट्स की नज़र में एरर ऑफ ओमिशन ही होगा। कोई अकाउंटेंट थोड़ी बोलेगा मैंने जानबूझ के ओमिट कर दिया है ना, वो तो गलती मानी जाएगी, तो एरर ऑफ ओमिशन है, वो एरर ऑफ ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन क्या चीज़ है? पार्शियल ओमिशन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये तो रिकॉर्ड नहीं किया हमने, कंप्लीट एरर हो गई, लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या होता है ना, उसने जनरल एंट्री की, लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग की ना, तो एक अकाउंट, ये कैश अकाउंट में तो उसने क्रेडिट साइड में एंट्री ले ली, जो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 25,000 से, और प्रीत वाले अकाउंट डेबिट हो रहा था 25,000 से, ठीक है, कैश अकाउंट में एंट्री कर दी, इसके लेजर में डेबिट करना भूल गया। अब हम लेजर से तो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, तो अगर लेजर ही गलत बन गया, ट्रायल बैलेंस तो गलत हो जाएगा ना। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब है कोई एक अकाउंट में उसने एंट्री करना भूल गया। यहाँ तो उसने जनरली नहीं किया रिकॉर्ड, तो भूलने की बात छोड़ दो, यहाँ जनरल रिकॉर्ड किया था, पर जब पोस्टिंग करा था ना लेजर में रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, तो एक में भूल गया, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस कभी भी बैलेंस नहीं होगा, कभी भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि एक डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट, डेबिट हुआ है या तो क्रेडिट हुआ है, एक ही चीज़ हुई है, तो बैलेंस कहाँ से करेगा। लेकिन अगर कंप्लीट ओमिशन कर दिया उसने, तो ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ये तो बैलेंस रहेगा ही रहेगा, तो उसमें गलती पकड़ नहीं पाएगा जो ट्रायल बैलेंस से गलती पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो एरर्स इम्पैक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, मतलब जो ट्रायल बैलेंस की टोटल डेबिट क्रेडिट को ना इक्वल नहीं होने देते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कंपनसेटिंग। क्यों नॉन कंपनसेटिंग? क्यों? क्योंकि डेबिट वाले साइड अगर गलती हुई है तो उसको क्रेडिट वाला साइड कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। कंपनसेट का मतलब क्या होगा? अगर बराबर हो जाता तो कंपनसेट कर लेता है ना। जैसे किसी ने आपसे 10 रुपये लिए, 10 रुपये ले लिए किसी ने आपको 10 रुपये दे दिए, टोटल क्या इफेक्ट हुआ है? कुछ रुपये गया आपका या कुछ रुपये आया? टोटल तो जीरो हो गया ना, तो ये कंपनसेशन हो गया आपका। लेकिन अगर किसी ने 10 रुपये ले लिए और आपको वापस नहीं किए, तो ये नॉन कंपनसेटिंग हो गया ना। तो इसी तरह से एरर अगर खाली डेबिट में इफेक्ट कर रहा है या फिर खाली क्रेडिट को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन कंपनसेटिंग एरर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस को, मतलब ट्रायल बैलेंस है, तो वो कंपनसेटिंग एरर हो जाएगी। तो कौन कौन सी एरर नॉन कंपनसेटिंग होती है, कौन कौन सी एरर कंपनसेटिंग होती है, वो देख लेते हैं। अगर पार्शियल ओमिशन है तो हम अभी ये देख के आए हैं कि पार्शियल ओमिशन में तो हमेशा नॉन कंपनसेटिंग होगी, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट इन द केस ऑफ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर एरर ऑफ कमीशन है, प्रिंसिपल की एरर है, तो ज़्यादातर केस में कमीशन मतलब क्लरिकल एरर है, अमाउंट गलत लिख दिया होगा उसने। ज़्यादातर केस में, कमीशन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की नहीं, ठीक है। कमीशन के एरर में ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, ज़्यादातर नॉन कंपनसेटिंग एरर्स ही होंगी। एक को 10,000 लिख दिया, दूसरे को 100 लिखा खाली, या 1,000 लिखा, तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेंगे ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लरिकल एरर होने के बाद भी मैच कर जाती है। क्यों? एक एरर दूसरे एंट्री में की, दूसरे एंट्री में एक और एरर कर दी जो उसको कंपनसेट कर दे रहा है, तो वो कभी कभी कंपनसेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो मे बी कंपनसेटिंग एरर कैन मे बी दिस एरर ऑफ कमीशन इज कंपनसेटिंग एज वेल। ठीक है,
और एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो हमेशा ही कंपनसेटिंग एरर होगा। क्यों? क्योंकि हमने खाली डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट बदल दिया है, अमाउंट सही लिखा है हमने, तो हमेशा कंपनसेशन होगा। और कंप्लीट ओमिशन है, अगर पूरा पूरा एंट्री छोड़ दी है, कंप्लीट ओमिशन किस में आता है? क्लरिकल में आता है, याद है ना? नहीं सॉरी, ओमिशन में आता है। एक एरर ओमिशन भी तो है कि एरर ऑफ ओमिशन, तो एरर ऑफ ओमिशन है, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा कंपनसेटिंग ही होगा, क्योंकि पूरी एंट्री छोड़ दी है, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस कहाँ से होगा? ठीक है, चलो कुछ कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं फटाफट से। इफ द क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ध्यान देना है, क्रेडिट परचेज किया था मशीनरी को, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया इंस्टेड ऑफ जनरल प्रॉपर। अरे परचेज बुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा? गुड्स अगर खरीदा होता तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता ना। क्या ले लिया इसने? इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। जनरल प्रॉपर क्या दिखाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कौन करता है? जनरल प्रॉपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। तो ये हम पढ़ के आए हैं अभी कि ये कैसा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मैंने शॉर्टकट बता दिया ना कि कैसे पहचानते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना है। इफ एन अकाउंटेंट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, सेम एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कोई बड़ी बात नहीं, हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल टू रजनी ₹5,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इस केस में क्या हो रहा है? ये कौन सी एरर है? फिर से वही काम कर दिया इसने। जो सेल की थी, क्रेडिट सेल टू रजनी, सेल करना है तुमको, और तुमने क्या कर दिया है? हमने जो सेल करनी थी एंटर करना चाहिए था हमें सेल बुक में, हमने कर दिया एंटर परचेज बुक में, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया ना। ये तो हमने बुक चेंज कर देना ना, बताया था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर परचेज बुक में एंट्री करने की जगह अगर हमने मशीनरी अकाउंट में एंट्री, मतलब जनरल प्रॉपर में एंट्री कर दी जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, है ना, तो गलती। तो अगर हम पूरी पूरी बुक बदल दे रहे हैं ना, जनरल को हमने सब डिवाइड किया था ना सब्सिडरी बुक्स में, तो अगर हम बुक्स में गलती कर दे रहे हैं कि कौन सी एंट्री किस बुक में होनी है, तो हम कौन से एरर कर रहे हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस राव फर्निशिंग फॉर ₹8,000, फिर से वही गलती कर दी। फर्नीचर खरीदा है, परचेज बुक में एंट्री कर दी। अरे परचेज बुक में थोड़ी एंट्री होगी, कहाँ एंट्री होगी? जनरल प्रॉपर में, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कैश सेल्स टू राधिका, राधिका को कैश सेल्स हुई है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया है? एज अ रिसीट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? हमने सेल किया था, कैश सेल्स की थी, और हमें इन्हें दे दिया, इन्हें हमें दे दिया, शो कर दिया रिसीट ऑफ कमीशन। सेल्स कर रहे हैं तो कैश तो मिल रहा है, ठीक है, इसने बाकी सब चीज़ें ठीक की हैं, बट यहाँ पे इसने गलती से क्या कर दिया है ना, कमीशन लिख दिया है। जो इनकम है उसमें सेल को अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था ना, इसे रिसीट ऑफ कमीशन कर दिया है, मतलब गलती कर दी इसने। देखो प्रिंसिपल सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसने? जनरल में गलती कर दी ना, उसने गलती से क्या कर दिया है? सेल को क्रेडिट करने की जगह कमीशन को क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया है? कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो क्लरिकल एरर हो गई, तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। कैश रिसीट फ्रॉम करीम ₹6,000 पोस्टेड टू नदीम, तो ये भी कमीशन की एरर है। मतलब करीम नदीम कंफ्यूज हो गया ना वो, उसने अगर कैश रिसीव हो रहा है करीम से, तो इसका क्या मतलब है कि करीम हमारा डेटर होगा पहले, तो करीम के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। उसको लगा करीम नदीम, अकाउंटेंट को पता नहीं क्या सुना उसने फ़ोन पे, उसने नदीम का अकाउंट कर दिया अपना क्रेडिट, तो क्लरिकल एरर हो गई ना, जल्दीबाजी में जो गलतियाँ हो गई ना, तो एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया हमने, कंपनसेटिंग एरर, नॉन कंपनसेटिंग एरर्स का भी रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा। नहीं रेक्टिफिकेशन नहीं देखा क्या हमने? पढ़ तो रहे थे रेक्टिफिकेशन तब से हम। अच्छा रेक्टिफिकेशन, अच्छा अब पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। कुछ कुछ एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, सिर्फ एरर्स देखे थे। अच्छा रेक्टिफाई करना मैंने आपको ऐसे ही सिखा दिया होगा भले, लेकिन रेक्टिफिकेशन में ऑफिशियली अभी नहीं देखा है, तो रेक्टिफिकेशन देखने जा रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिए हैं, रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे अब, ये वाला टॉपिक। ठीक है, जो कंपनसेटिंग एरर्स हैं उनका, कंपनसेटिंग एरर्स मतलब क्या होती हैं? जो डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दे रही है, एरर होने के बाद भी, एरर होने के बाद भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को। ठीक है जी, बहुत आसान है, ढंग से समझना और इंपॉर्टेंट भी है, ढंग से समझना है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अब रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो रिकॉर्ड नहीं हुई तभी तो ये कंपनसेटिंग एरर है, क्योंकि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल होगा ना, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? जो जनरल एंट्री थी वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। सही करना है ना अब हमें, तो जो अमाउंट डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट कर देंगे, और जो अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, हो गया काम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री बहुत आसान थी इसकी, क्योंकि हमने एंट्री को स्किप कर दिया था, तो सही करने के लिए अब हम एंट्री कर देंगे।
और एंट्री क्या थी, क्रेडिट सेल्स टू मोहन। तो ये तो बहुत आसान है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मोहन हमारा डेटर है तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि असेट है, ये असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होना है। ये तो सर बहुत आसान था, हाँ बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर रिकॉर्डेड एज 1000। ओहो, इसने गलती से 10,000 को 1000 लिया, तो एरर ऑफ कमीशन है। पहली चीज़ तो एरर ऑफ कमीशन है, क्लरिकल एरर है ना। 1000 की जगह मोहन के अकाउंट को, 10,000 की जगह मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 1000। ओहो, 9,000 कम डेबिट हुआ है मोहन का अकाउंट। मोहन का अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था, हमने पढ़ा था ना, सही एंट्री क्या थी, मोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 10,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 10,000 से। इसने क्या कर दिया, इसने मोहन के अकाउंट को सिर्फ 1000 से ही डेबिट किया है। मतलब कितना कम डेबिट किया है मोहन का अकाउंट। मोहन का अकाउंट 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, इसने कितना किया, सिर्फ 1000 किया ना। तो 1000 अगर सिर्फ डेबिट कर रहा है तो 9,000 कम डेबिट हुआ है, तो अब हम 9,000 डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, 9,000 डेबिट कर दिया, एक साइड तो सही हो गई। दूसरी साइड, सेल्स इज ऑल्सो क्रेडिटेड बाय 1000 इंस्टेंट। लो, सेल्स भी अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, 10,000 की जगह 1000 क्रेडिट कर दिया। 9,000 सेल्स को इसने कम क्रेडिट किया है, करना था 10,000, क्रेडिट किया 1000। तो अगर 1000 क्रेडिट किया है तो कितना कम कर दिया इसने, इसमें 9,000 प्लस करना पड़ेगा, इसमें भी 9,000 प्लस करना पड़ेगा ना। तो जो भी कमी है, सेल्स अकाउंट को कम क्रेडिट कर रखा है ना, तो क्रेडिट हम कर देंगे। अब 9,000, पहले 1000 था, 9,000 और कर दिया क्रेडिट इसको, तो पहले का 1000 और अब का 9,000 मिला के 10,000 हो गया। तो एंट्री अब सही हो गई हमारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 10,000 को रिकॉर्ड कर दिया 12,000। अकाउंटेंट गजब है ना, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए डेबिट और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए क्रेडिट भी। ये रॉन्ग एंट्री है जो अकाउंटेंट ने कर दी है। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए मोहन के अकाउंट को, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2,000 करना पड़ेगा। डेबिट ओवर डेबिट कर दिया ना, ओवर डेबिट, तो इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में सीधे माइनस नहीं कर देते हैं, अगर कोई चीज़ ओवर डेबिट हो गई है उसको अगर हमें कम करना है तो रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। मतलब जो डेबिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है उसको सही करना है तो उसको डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोज भी होते हैं अकाउंट, अमाउंट भी कम इसी तरह होते हैं, अकाउंट भी क्लोज इसी तरह होते हैं। तो मोहन के अकाउंट को 2,000 से कम करना है हमें ना, तो डेबिट कर दिया इसने 12,000, मतलब कि 2,000 एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है। तो कम कैसे करेंगे, इसको क्रेडिट करके, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करके हम 2,000 से। सेम तरीके से सेल्स अकाउंट को इसने ओवर क्रेडिट कर दिया है 2,000 से, 2,000 माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट करके, सेल्स अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है, जब हमको बढ़ाना होता है तो बहुत आसान था, सेल्स अकाउंट अगर कम क्रेडिट हुआ है तो और क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो कम करने के लिए हमें इस अकाउंट का रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अगर ये क्रेडिट हो रहा था तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो इसलिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मोहन 10,000 था, करेक्टली रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में। अच्छा, सेल्स सही किया है इसने, सेल्स बुक में जो जनरल एंट्री थी वो सही कर रखी है, लेकिन राम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, एरर ऑफ कमीशन कर दिया इसने। राम शाम कन्फ्यूजन हो गया मोहन और राम में इसको, तो इसने राम का अकाउंट डेबिट कर दिया है इंस्टेड ऑफ मोहन से अकाउंट। तो ये राम का अकाउंट ओवर डेबिट हो गया है ना, राम का अकाउंट डेबिट करना ही नहीं था, राम का अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो राम के अकाउंट को कम करना पड़ेगा 10,000 से, और मैंने क्या बताया कम कैसे करते हैं, जब ओवर डेबिट हो चुका है। और अगर अगर हमें इसका अमाउंट कम करना है तो कैसे करेंगे, इस अकाउंट को क्रेडिट करके, इस अकाउंट को क्रेडिट करके। तो राम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, तो एक एंट्री सही हो गई। एक और गलती कुछ हुई है क्या इसमें, हाँ क्या गलती हुई है, सेल्स अकाउंट तो सही था हमारा, सेल्स अकाउंट से करेक्टली क्रेडिट कर दिया है, लेकिन जो सही एंट्री थी उस अकाउंट में मोहन के अकाउंट को भी तो डेबिट करना था। सही अकाउंट तो डेबिट ये करना था ना 10,000 टू सेल्स, तो सेल्स तो हमारा क्रेडिट हो चुका था, लेकिन क्या मोहन के अकाउंट को डेबिट किया हमने अभी तक, मोहन के लेजर अकाउंट में एंट्री की नहीं, मोहन की जनरल एंट्री की नहीं। तो ये जो गलती हुई है मोहन को स्किप करने की, मोहन अकाउंट को डेबिट ना करने की, मतलब इसका डेबिट कम हुआ है ना। राम का अकाउंट ओवर डेबिट हो गया था, बट मोहन का अकाउंट क्या हुआ है, अंडर डेबिट हुआ है। कितने से, 10,000 से, 10,000 कम डेबिट हुआ है मोहन का अकाउंट ना। तो अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है सर, हमको सब आता है। मोहन का अकाउंट अगर कम डेबिट हुआ है, क्योंकि करना था ना, तो उसको डेबिट कर देंगे हम, अंडर डेबिट था ना तो डेबिट कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो सर बहुत आसान है, हमको सब बहुत समझ में आ रहा है। अब तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है अगर रेक्टिफिकेशन का, हम सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड 2,000 वाज रॉन्गली शोन एज पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक। ये अकाउंटेंट बहुत गलतियां कर रहा है, एरर ऑफ कमीशन है ये भी। क्यों, यहाँ पे इसने क्या किया ना, रेंट तो पे किया था, रेंट तो पे किया था, तो कैश अकाउंट इसने
रेंट पे किया था, लेकिन इसने क्या दिखा दिया, एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड नहीं दिखाएंगे। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट इज एन एक्सपेंस, अकाउंट कौन सा खुलेगा, रेंट अकाउंट। तो सही एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कितने से, 2000 से। ठीक है, ये रेड से जो लिखा है सही एंट्री है, और ये टू कैश होना चाहिए था, ये तो करेक्ट ऑलरेडी है ही है। ठीक है, पर इसने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी है, मतलब जो कैश बुक बनाई है उसने लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो ये गलत एंट्री कर दी इसने। बाकी कैश वाला सही है हमारा। अब लैंडलॉर्ड को ओवर डेबिट कर दिया 2000 से, क्योंकि लैंडलॉर्ड डेबिट होना नहीं था तो ओवर डेबिट कर दिया। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो ओवर डेबिट हुआ है इसको सही करने के लिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, रेंट अकाउंट भी तो डेबिट करना है, ये भी तो छूट गया हमसे, ये भी तो करना पड़ेगा ना। तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि ये डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये अंडर डेबिट है ना, क्योंकि 2000 से डेबिट करना था, नहीं किया तो अंडर डेबिटेड है, तो इसको डेबिट करना है तो कर देंगे 2000 से, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एरर किसी भी स्टेज में हो सकती है ना, बट अगर हमने जनरल एंट्री सही कर दी, हम रेक्टिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ जनरल एंट्री पास करके, ना कि ट्रायल बैलेंस में, ना कि लेजर में। हमने एंट्रीज को सही कैसे किया, रेक्टिफाई कैसे किया, सिर्फ जनरल एंट्री पास करके। क्यों, लॉजिक क्या है इसका, अगर हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं ना सही, तो जनरल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है लेजर में, क्योंकि जो जनरल में हुआ है वो लेजर में दिखने लग जाएगा, जो लेजर में हुआ है वो ट्रायल बैलेंस में दिखने लग जाएगा, जो ट्रायल बैलेंस में हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखने लग जाएगा, तो पूरा का पूरा अकाउंट से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप अकाउंटेंट बनते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एरर्स को सही करना है तो जनरल एंट्री टाइप करनी पड़ती है। टैली सॉफ्टवेयर में या रजिस्टर में अगर जनरल एंट्री टाइप करोगे या लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह दिखने लग जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस एंट्री को ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा हर एक बुक में। तो सही हम कहाँ करते हैं, सिर्फ जनरल में करते हैं। ठीक है जी, ये उसी का एग्जाम्पल है कि हमने गलत एंट्री कर दी थी, कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया था 10 रुपये से इंस्टेड ऑफ 100, तो 90 रुपीज़ हमने कम क्रेडिट कर दिया था कैपिटल को। तो रेक्टिफिकेशन हमने पास कर दी, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 90 से, और कैश अकाउंट को भी डेबिट कर दिया 90 से, क्योंकि कैश अकाउंट भी गलत एंट्री किया था ना, डेबिट कम हुआ था। सही करने के लिए क्या किया, कैश को हमने, कैश अंडर डेबिट था तो कैश को डेबिट कर दिया, कैपिटल अंडर क्रेडिट था तो कैश कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 90 से। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। ये ट्रांसलेट कैसे होगा लेजर और ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। जब पहले कम डेबिट किया था तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट 10 लिखा था यहाँ पे कैश के डेबिट में, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी सिर्फ हमने कैश उतारा था 10, और कैश अकाउंट के डेबिट में कैपिटल हमने सिर्फ उतारा था 10। अब हमने नई एंट्री कर दी ना, ये न्यू एंट्री हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी, तो अब इस रेक्टिफिकेशन एंट्री का भी तो पोस्टिंग के जनरल में करनी पड़ेगी ना। तो कैश अकाउंट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, कैपिटल से 90 से, और इस कैपिटल को भी क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, कैश से 90 से। तो अब ये 100 हो गया, और यही होना चाहिए था। राम कंट्रीब्यूट अगर कर रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 100 से, जी बिल्कुल, कैश का डेबिट बैलेंस है 100, कैपिटल होना चाहिए था 100 से क्रेडिट अमाउंट में, तो बिल्कुल हाँ जी है, ऐसे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं क्या क्या आपने सीखा आज। 2000 डॉलर के जो गुड्स थे वो वापस कर दिए केशवानी ने, पर इसको रिकॉर्ड करना भूल गया अकाउंटेंट बुक्स में। तो बहुत आसान है, ओमिशन की एंट्री है तो कुछ करना ही नहीं है ना। हमने सेल्स रिटर्न किया, सेल्स किया था उसने वापस कर दिया है हमें, तो रिटर्न इनवर्स हो जाएगा। रिटर्न इनवर्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स रिटर्न ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इनवर्स का मतलब हमें सामान वापस मिल गया ना, तो सेल्स रिटर्न भी तो वापस मिलता है। और सेल्स अगर क्रेडिट होता है, इनकम है, तो सेल्स रिटर्न क्या है, हमारी इनकम कम हो रही है तो डेबिट होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में। केशवानी का अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा केशवानी का अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। जब हमने सामान बेचा था तो केशवानी हमारा डेटर था, अब केशवानी हमें सामान वापस कर दे रहा है। जब हमने इसको सामान बेचा था तो हमारा डेटर बढ़ रहा था ना, अब हमें सामान वापस कर दे रहा है तो हमारा डेटर कम हो रहा है। डेटर क्या होते हैं, असेट होते हैं, असेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए इसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे, फिर से क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, सब इनको आ गया, ये सब बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने जो कर लिया है वो ये कर लिया है, मतलब कंपनसेटिंग एरर्स जो हैं उसको हमने सीख लिया अच्छे से, कि अगर कोई चीज़ ओवर डेबिट हो रही है, अगर कोई चीज़ ओवर डेबिट हो रही है तो उसको सही कैसे करेंगे, उस अकाउंट को क्रेडिट करके,
उस अकाउंट को क्रेडिट करके। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ ओवर डेबिट हो रही है उस अकाउंट को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर कोई अकाउंट अंडर डेबिट हो रहा है तो क्या करेंगे, अंडर डेबिट हो रहा है तो उसमें अमाउंट ऐड करना है तो डेबिट कर देंगे उस अकाउंट को, तो अकाउंट बराबर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ अंडर डेबिट हो रही है सही करने के लिए उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना अंडर डेबिट था वो। लेकिन अगर कोई ओवर डेबिट है उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको माइनस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा उस अकाउंट को। सेम टेक्निक अप्लाइज फॉर ओवर क्रेडिट ऑफ अमाउंट और अंडर क्रेडिट ऑफ अमाउंट एज वेल। ठीक है जी, समझ में आ गया सर हमें। अब फटाफट हमें ये बता दीजिए कि जो ट्रायल बैलेंस को अनबैलेंस कर देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं, उन एंट्रीज को कैसे, उन एरर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंपनसेटिंग एरर्स, है ना, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देख लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास राम ने कंट्रीब्यूट किया 100, राम ने कंट्रीब्यूट किया 100 बिजनेस में, ठीक है। इसकी जो सही एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, हम देख चुके हैं कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गलत एंट्री हो गई है वो ये कर दी है, नहीं गलत एंट्री नहीं की है, गलत एंट्री की है, लेकिन ये गलत एंट्री कर दी है कि उसने अमाउंट को क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट। पहले मैं सही एंट्री देता हूँ क्योंकि पीपीटी में लिखा नहीं हुआ है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये 100, ये है आपकी सही एंट्री, ठीक है जी। गलती इसने क्या कर दी कि अमाउंट को गलत लिख दिया है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था 100 से 10 से लिख दिया। ओहो, सिर्फ एक अकाउंट को गलत किया है, कैश अकाउंट सही लिखा है, मतलब कैपिटल अकाउंट को अंडर क्रेडिट कर दिया है, कैपिटल अकाउंट को अंडर क्रेडिट कर दिया है ना। तो हमने क्या सीखा था, अगर कैपिटल अकाउंट को अंडर क्रेडिट किया, अंडर क्रेडिट, तो अगर हमें बराबर करना पड़ेगा, सही अकाउंट क्रेडिट करना है तो इसमें 90 और ऐड करना है, तो कैपिटल अकाउंट को हम 90 से क्रेडिट कर देंगे। जी हाँ, ये एंट्री, ये जो पार्ट है इस एंट्री का, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना 90 से, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर इसमें गलती क्या हो गई है सर्टिफिकेशन एंट्री में, जो इसमें क्रॉस लगा हुआ है, गलती देखते हैं क्या हुई है। इसने कैश अकाउंट को भी डेबिट कर दिया 90 से, तो कैश अकाउंट को 90 डेबिट करने का मतलब है कि क्या अंडर डेबिट था कैश, नहीं, कैश तो हमारा बिल्कुल सही था। कैश अकाउंट तो डेबिट सही हुआ है ना 100 से, तो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करना है 90 से, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई गलत, क्योंकि ये है नॉन कंपनसेटिंग एरर्स। इसमें सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है, एक अकाउंट में गलती हुई, ना कि दोनों अकाउंट में। तो जहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट में गलती हुई है, और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, अगर किसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो कोई ना कोई अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा ना। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन बताएगा, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब कोई ना अकाउंट मिले ना एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, तो ये ट्रिक है। कोई भी अकाउंट नहीं मिल रहा है, मतलब अगर डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, और अगर दूसरा डेबिट वाला या क्रेडिट वाला नहीं है कोई अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, करेक्शन थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो इस केस में जो हमने ये भी पढ़ा था, इस केस में भी क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से एग्जांपल के थ्रू। 5000 सेल की है मोहन को, बट 2000 एंटर कर दिया टू हिज अकाउंट ओनली, टू हिज अकाउंट ओनली, ध्यान क्या देना है, टू हिज अकाउंट। खाली मोहन का अकाउंट गलत किया, कैश अकाउंट सही किया है, मतलब जो सॉरी सेल अकाउंट है वो सही कर रखा है। तो सेल अकाउंट जो है वो सही है 5000, लेकिन मोहन का अकाउंट गलत कर दिया। मोहन का अकाउंट बेचारे को डेबिट करना था 5000 में से अंडर डेबिट कर दिया, सिर्फ 2000 डेबिट किया है, मतलब 3000 रुपये कम डेबिट किए ना। क्या किए हैं, 3000 रुपये कम डेबिट हुए हैं। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, देखो नहीं मैच किया ना ट्रायल बैलेंस। तो अब क्या करेंगे, कितना डेबिट कम हो गया, 3000। मोहन का अकाउंट कितना कम हो गया, 3000। तो मोहन को अगर हमें सही करना है, हम देख चुके हैं कि अगर अंडर डेबिट है और अगर हमें इसे सही करना है तो क्या करते हैं, मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 3000 रुपये से 3000 रुपये कम डेबिट हो रहे थे ना, अंडर डेबिट था 3000। लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये जो हमारे अकाउंट्स दिए इनको नहीं, क्योंकि सेल्स अकाउंट तो ऑलरेडी सही है ना, क्रेडिट 5000 से है ये, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको नहीं कर सकते हम, इसको नहीं छेड़ सकते हैं, सेल अकाउंट को नहीं छेड़ सकते। तो हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेल अकाउंट सही है, सेल अकाउंट को सही क्रेडिट कर रखा है, तो हमें बनाना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, सस्पेंस। अब देखते हैं कि सर्टिफिकेशन की एंट्री से ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करता है, चलो देखते हैं। अब क्या हो रहा है, देखो हमने सेल अकाउंट 5000 तो क्रेडिट बैलेंस था हमारे पास, था ना, लेकिन मोहन अकाउंट कितना था, मोहन अकाउंट कितना था, सिर्फ 2000 था कि नहीं था, 2000 था ना मोहन अकाउंट। अब कितना हो गया, 5000। कैसे कैसे कैसे, ये 5000 मोहन अकाउंट 5000 कैसे हो गया सर,
मोहन तो सिर्फ 2000 था कि नहीं था? मोहन का डेबिट अमाउंट हमने क्या किया था, गलती से 2000 डेबिट किया था ना, बट हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की थी कि नहीं की थी? क्या पास की थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट की थी ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये सस्पेंस वाला उतर जाएगा यहाँ पे लेजर में, मोहन के लेजर में डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएंगे और सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे, क्योंकि जो क्रेडिट होता है उसी को लिखते हैं डेबिट साइड में, और साथ में 3000 हो गया ना, टोटल 5000। क्या हो गया? 5000 हो गया ना, तो उतर जाएगा 5000। अब मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया 5000। अब बैलेंसिंग जब कर रहे थे हम तो 5000 डेबिट बैलेंस मोहन का हो गया, तो वो उतर गया। बहुत आसान है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सस्पेंस का भी अलग से अकाउंट बनेगा, सस्पेंस का भी अलग से अकाउंट बनेगा, और ये भी बैलेंस होगा। कैसे होगा ये बैलेंस, मैं बताता हूँ। सस्पेंस को हमने क्रेडिट किया था ना, तो सस्पेंस के पहली बात तो क्रेडिट में डाल देंगे मोहन, ये तो बड़ा आसान था, ये तो सर बहुत आसान है, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन बैलेंसिंग तो होनी चाहिए ना, बराबर तो होनी चाहिए, दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर वो तो होनी चाहिए। तो कैसे बैलेंस होंगे बराबर? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस लिखना है हमें। क्रेडिट वाला तो हमने कर दिया, ये इनफैक्ट पहले लिख देते हैं हम। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट कम पड़ रहा है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट अमाउंट अगर कम पड़ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट ही करना पड़ेगा डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस में। डेबिट कम पड़ रहा है ना सस्पेंस का, तो सस्पेंस की डेबिट में तो पहली एंट्री करनी पड़ेगी डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस लिख के। 3000 का डेबिट कम पड़ रहा था तो नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन सा खोलने? कोई अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस खोलना पड़ेगा ना, तो सस्पेंस के डेबिट में पहले से ही पड़ जाएगा 3000 रुपये। फिर जब मोहन का हमने चेक करके मोहन का अकाउंट डेबिट किया तो सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया, 3000 रुपये आ गया, सब कुछ काम हो गया, सारा काम हो गया। ट्रायल जर्नल एंट्री की सब ट्रायल बैलेंस सही हो गया, लेजर सही हो गया, सब सही हो गया। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। अब एक एंट्री और देख ले, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 7,000 ओनली। अब क्या कर दिया अकाउंटेंट ने कि 10,000 की जगह 7,000 लिया है, मतलब कि सेल्स अकाउंट को सही क्रेडिट कर रखा है, लेकिन हिज अकाउंट क्या लिखा है? हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को खाली 7,000 कर दिया है, मतलब 3,000 रुपये अंडर डेबिट कर दिया है। तो जब ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा ना अकाउंटेंट कहेगा 3,000 रुपये डेबिट कम है, तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट को पहले ही डेबिट कर देगा वो 3,000 से, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, और क्रेडिट क्या करेगा? मोहन अकाउंट। देखो हमने शॉर्टकट में कर दिया, तुरंत लेजर बना दिया सस्पेंस अकाउंट का। देखिए क्वेश्चन देखते देखते है ना, ऐसे ही करना पड़ता है। अच्छा लेकिन अभी डिटेल में पढ़ते हैं कैसे काम होगा हमारा। पहली बात तो एरर ऑफ कमीशन है, अमाउंट गलती से उसने गलत लिख दिया है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? मोहन का अकाउंट 3,000 रुपये से कम डेबिट हुआ है, तो अंडर डेबिट हुआ है ना 3,000 से, तो बहुत आसान है सर, ये तो हमको पता है कि 3,000 से हम डेबिट कर देंगे मोहन का अकाउंट। ठीक है जी। क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? कोई अकाउंट नहीं क्रेडिट करने का, क्योंकि सेल्स तो सही है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होती है खत्म। अब हमने फॉर्मेट और मीनिंग भी देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिया, टाइप्स ऑफ एरर भी देख लिए, रेक्टिफिकेशन भी देख लिया, जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करता है वो भी, मतलब कंपनसेट जो इम्पैक्ट नहीं करता है वो भी, जो कि कंपनसेटिंग एरर है, और वो भी रेक्टिफिकेशन देख लिया जो इम्पैक्ट करता है, जो इम्पैक्ट करता है मतलब नॉन कंपनसेटिंग एरर्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लिया ना हमने, दोनों देख लिए। नॉन कंपनसेटिंग एरर को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो भी, और जो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है दोनों को ही देख लिया हमने। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये सब कर लिया तो फिर यूपीएससी की जर्नी आसान हो जाएगी ईपीएफओ की। ठीक है आगे चलते हैं। 2021 में सवाल पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, या फिर कह सकते हैं इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस। क्या है? इट इज बुक, इट इज नॉट अ बुक। ट्रायल बैलेंस बुक नहीं है, तो यही भी गलत हो गया। इट इज स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटिटी, सिर्फ डेटर्स, नो, एलिमिनेट करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है ध्यान से, अगर शुरू में आंसर नहीं मिले तो एलिमिनेट करना पड़ता है। इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर क्रेडिटर, खाली डेटर क्रेडिटर, नो। इट इज अ स्टेटमेंट यस कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंसेस, यस, ऑफ एन एंटिटी, सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे लेजर बैलेंसेस को हम उतारते हैं ट्रायल बैलेंस में, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इज द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस द सेम, ऑलवेज सेम? No, there are some times good reasons are there why they differ. Okay, अब वैसी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें तो पहले में आंसर मिल गया हमें, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में श्योर हो सके कि हाँ यही ऑप्शन, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना पड़ता है ना। यस ऑलवेज तो बैलेंस नहीं होगा, यस एक्सेप्ट वेयर अदर, यस तो लिखा है पहली बार तो वैसे ही गलत हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट गलत है। नो बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस शीट, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है इसका। ठीक है आगे करते हैं।
ये है होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कि किसको कितना आता है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय गिविंग जनरल एंट्री। कैश सेल्स रुपीज 16। अच्छा हाँ, ये तीनों केसेस में रेक्टिफाई करनी है, मतलब तीनों केसेस की। फर्स्ट जो एरर हुई है, फर्स्ट केस में जो एरर हुई है, इसकी जनरल एंट्री देनी है फर्स्ट डाल के। सेकंड केस में जो एरर हुई है उसकी जनरल एंट्री देनी है। थर्ड केस में जो एरर हुई है उसकी भी जनरल एंट्री देनी है कमेंट सेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एरर क्या हुई देखते हैं। ट्रांजेक्शन हुआ था कैश सेल्स वर्थ रुपीज 16,000। ठीक है, मैं थोड़ी हिंट दे दूं, क्या है, कैश सेल्स अगर हुई है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश आया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने, 16,000 से। लेकिन हमें ये एंट्री नहीं देनी है, ये सही एंट्री है, लेकिन हमें देखना है कि एरर क्या हुई है। वर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तब क्या एंट्री करेंगे हम, अगर पोस्ट ही करना भूल गया है वो। सेकंड गलती क्या कर दी उसने अकाउंटेंट ने, वर पोस्टेड 6,000 इन सेल्स अकाउंट, अब उसने सेल्स अकाउंट में 6,000 पोस्ट कर दिया है इंस्टेड ऑफ 16,000, तो यहाँ पे क्या हो गया है, अंडर क्रेडिट हुआ है। तो मैं बता चुका हूँ, है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। करेक्ट एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री वो लिखना है। वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, बिल्कुल ही अकाउंटेंट गजब है, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट की जगह, एरर ऑफ कमीशन कर दी है उसने। तो ये वाला सही है इस वाले केस में, थर्ड वाले में सेल्स कैश सही डेबिट हुआ है लेकिन सेल्स अकाउंट गलत कर दिया। ठीक है, तो तीनों के आंसर हमको दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय। ठीक है।